हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ऊर्जा उपापचयन का चैप्टर कर रहे थे, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि कैसे हमारा शरीर, मानव शरीर एक फैक्ट्री या मशीन के समतुल्य है, जिसके अंदर निरंतर कार्य होता है और उस कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आज हम देखेंगे कि जो हमने जहां पर पिछली कक्षा में छोड़ा था बच्चों, वहीं से शुरू करेंगे हम कि भोज्य पदार्थ जो हम आहार ग्रहण करते हैं उसका विभिन्न पौष्टिक उनका ऊर्जा मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है। तो ऊर्जा मूल्य निर्धारित करने के लिए दो विधियां होती हैं, जिनका जिक्र मैंने पिछली कक्षा में भी किया था, प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष विधि के अंदर जो भी भोज्य पदार्थ होता है उसकी एक निश्चित मात्रा को जलाकर उससे जो ताप उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष रूप से नापा जाता है और इसके लिए बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र का आविष्कार अमेरिकन वैज्ञानिक डॉक्टर एटवाटर ने किया था। इस यंत्र में, जैसा कि आप देखिए, चित्र पर ध्यान दीजिए कि इसमें एक स्टील का भारी बर्तन होता है जिसे बॉम्ब कहते हैं। देखो, ये बॉम्ब लिखा हुआ है। बॉम्ब क्या है? ये छोटा जो अंदर आकार का बर्तन है, इसे बॉम्ब कहते हैं। इसका भीतरी भाग प्लैटिनम से पॉलिश किया हुआ होता है और इसके ऊपर एक पेचदार ढक्कन लगा हुआ होता है, जिसकी सहायता से इसे अच्छी तरह से कसकर बंद किया जा सकता है। जिस भोज्य पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी होती है उसे एक निश्चित मात्रा में तौलकर उसे गोली के रूप में, पैलेट के रूप में इस प्याले नुमा बर्तन में रख दिया जाता है। ये देखो बच्चों, प्याले नुमा बर्तन बिल्कुल चित्र में स्पष्ट दिख रहा है आप लोगों को। इसके अंदर रख दिया जाता है। बॉम्ब जो होता है ये ताप कुचालक होता है। बॉम्ब के ढक्कन में एक कपाट लगा हुआ होता है, आपको ये स्पष्ट दिख रहा होगा। एक छोटा सा कपाट लगा हुआ है। इसके द्वारा ऑक्सीजन का इसके अंदर प्रवेश कराया जाता है। बॉम्ब के अंदर ऑक्सीजन तब तक प्रवेश कराई जाती है जब तक कि बॉम्ब का कैप्सूल में ऑक्सीजन का दबाव 300 पाउंड प्रति वर्ग इंच ना हो जाए। इसके बाद ऑक्सीजन प्रवाहित करना बंद कर देते हैं। बॉम्ब को एक बर्तन में रखे पानी में रखते हैं। ये जो बाहरी बर्तन दिख रहा है बच्चों चित्र में, जिसकी मात्रा एवं तापमान निश्चित होता है। पानी का जो तापमान और मात्रा जो होती है वो निश्चित होता है। पानी भरे बर्तन के अंदर थर्मामीटर रखा जाता है। देखो, थर्मामीटर का नीचे वाला सिरा पानी के अंदर है। पानी के तापक्रम को प्रति मिनट नोट किया जाता है। जब पानी का तापमान एक समान हो जाता है, मतलब एक समान होने से मतलब बेटा लगातार 5 मिनट तक एक ही तापमान आ रहा होता है, तो हम कहते हैं उसका तापमान स्थिर हो गया है। तब भोजन के सैंपल को जो प्याले नुमा बर्तन में रखा होता है बिजली के तार के द्वारा जलाया जाता है। बिजली की तार देखो, एक लाल और एक काला, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसकी मदद से उसमें आग लगाई जाती है, उसको जलाया जाता है। बॉम्ब में ऑक्सीजन उपस्थित होने के कारण खाद्य पदार्थ शीघ्रता से जल जाता है और उसके जलने से ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा भोज्य पदार्थ वाले बर्तन के बाहर उपस्थित जल द्वारा ग्रहण कर ली जाती है ना, और जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है। यह बढ़ा हुआ तापमान जल में लगे थर्मामीटर द्वारा पढ़ लिया जाता है। बढ़े हुए तापक्रम से ऊष्मा ज्ञात कर ली जाती है। यह ऊष्मा बॉम्ब में रखे हुए भोजन की निश्चित मात्रा के जलने से प्राप्त हुई ऊष्मा होती है। इस प्रकार एक निश्चित मात्रा के भोजन के ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना, ऑक्सीकरण की क्रिया से उत्पन्न संपूर्ण ताप उत्पादन को नाप लिया जाता है।
अब इसकी गणना कैसे की जाती है, कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए गेहूं लिया गया, 5 ग्राम गेहूं लिया गया, बॉम्ब के बाहर जल की मात्रा 4000 ग्राम है और कैलोरीमीटर के वजन के समतुल्य जल की मात्रा जो है वो 500 ग्राम है अंदर वाले उसके अंदर। कुल पानी की मात्रा कितनी हो गई? 4500 ग्राम। पानी का तापमान जो था जब वो स्थिर हो गया था उसके बाद जो देखा गया वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। जब गेहूं जल गया उसके बाद उसका तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो कि अपने थर्मामीटर में आ गया। अब तापमान में वृद्धि कितनी हुई? 4 डिग्री सेंटीग्रेड हुई। और पानी और कैलोरीमीटर द्वारा प्राप्त ऊष्मा कितनी हुई? जितनी भी जल की मात्रा थी 4500 ग्राम थी ना, तो 4500 को कितना 4 डिग्री से 4 से गुणा कर लिया तो यह हमारे को प्राप्त हुआ 18000। ऊष्मा को कैसे नापते हैं, ऊर्जा को कैसे नापते हैं? कैलोरी से। तो 18000 कैलोरी प्राप्त हुई, है ना। अब क्योंकि 5 ग्राम गेहूं से 18000 कैलोरी, तो 1000 को हम करते हैं किलो से, के से करते हैं, दर्शाते हैं, तो 18 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। अब 1 ग्राम गेहूं से, ये 5 ग्राम से हुई है, तो 1 ग्राम से कितनी होगी? 3.6 किलो कैलोरी। तो इस तरह से जो भी कोई भोज्य पदार्थ होता है, ये आपको गेहूं का आपको उदाहरण दिया है, चावल हो सकता है, फल हो सकता है, सब्जी हो सकती है, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसकी ऊष्मा इसी तरह से ज्ञात की जाती है। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर के द्वारा इस तरह से गणना करके कार्बोज, प्रोटीन और वसा का जो ऊर्जा मूल्य गणना की गई है वो है, जो हम पहले भी कर चुके हैं, हर चैप्टर में मैंने आपको बताया है। 1 ग्राम कार्बोज से हमें, उस समय तो आपको मैंने पूरा राउंड फिगर में बताया था, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये है 4.1 कैलोरी कार्बोज से मिलती है, प्रोटीन से 5.65 कैलोरी मिलती है और वसा से 9.45 कैलोरी मिलती है। अब भोज्य पदार्थों के ऊर्जा मूल्य का निर्धारण हमने प्रत्यक्ष विधि से समझ लिया है। अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष विधि क्या होती है। अप्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उतनी मात्रा को जो खाद्य पदार्थ को जलाने के काम में प्रयुक्त होती है उसे नापा जाता है। मतलब जितना ऑक्सीजन उसके अंदर डाला गया जलाने के लिए, जितना ऑक्सीजन यूज हुआ, प्रयोग हो गया, उसको नापा जाता है और उसके आधार पर ऑक्सीजन के मूल्य के बराबर कैलोरी से जितना ताप उत्पन्न होता है वही उस भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य कहलाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है और ये बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है, है ना। और ये अप्रत्यक्ष जो तरीका था उसको बेनेडिक्ट ऑक्सी कैलोरीमीटर से नापा जाता था। तो इसके अंदर बेनेडिक्ट, इस यंत्र के एक कक्ष में एक कक्ष होता है। इस कक्ष में उन भोज्य पदार्थों को रखा जाता है जिनका ऊर्जा मूल्य ज्ञात करना होता है ना। भोज्य पदार्थ को तौलकर वजन ले लिया जाता है। इस यंत्र में एक स्पाइरोमीटर लगा होता है। स्पाइरोमीटर, ये ऊपर देखिए स्पाइरोमीटर लगा हुआ होता है। स्पाइरोमीटर ये है, स्पाइरोमीटर लगा होता है और एक सोडा लाइम रहता है। इसमें सोडा लाइम भरा रहता है। भोजन के जलने से जो ऊर्जा निकलती है वह सोडा लाइम के द्वारा अवशोषित की जाती है और भोजन के जलने से जो ऑक्सीजन प्रयोग होता है उसकी गणना करके भोज्य पदार्थ का, मतलब सोडा लाइम ने कितना अवशोषित कर लिया उसको गणना करके भोज्य पदार्थ का ऊर्जा मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। ये बहुत प्रचलित विधि नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी हम अलग से गणना करना उदाहरण मैं आपको नहीं बता रही हूं। अब भोज्य पदार्थों के कैलोरी मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले है भोज्य पदार्थ में जल की मात्रा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन भोज्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है, जिनमें कम होती है उनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। अगर भोज्य पदार्थ को सुखाकर पानी की मात्रा कम कर दी जाती है तो उनका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है।
जैसे आलू, शकरकंद, केला आदि को जब चिप्स बनाकर सुखा लिया जाता है तब उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाता है ना। उबला हुआ आलू खाएंगे या चिप्स खाएंगे तो दोनों के ऊर्जा मूल्य में काफी अंतर होता है। किशमिश, खुमानी, सूखा नारियल, सूखा मटर आदि के भी ऊर्जा मूल्य बढ़ जाते हैं क्योंकि उसमें से जल की मात्रा को कम कर दिया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक प्रभावित करता है वो है भोज्य पदार्थों में उपस्थित पौष्टिक तत्वों की मात्रा। अब हमें पता चल गया अलग अलग पौष्टिक तत्व जो हैं उनकी अलग अलग ऊर्जा मूल्य है। जिसमें प्रोटीन ज्यादा होगा उसमें प्रोटीन के अनुसार ऊर्जा मूल्य होगा, जिसमें वसा ज्यादा होगी उसमें वसा के अनुसार ऊर्जा मूल्य होगा, और जिसके अंदर कार्बोज अधिक होगा उसमें कार्बोज के अनुरूप ही वो होगा, है ना। तो हरी पत्तीदार सब्जियां और फल जैसे होती हैं उनमें वसा और कार्बोज की मात्रा न्यून होती है, इसलिए उनका ऊर्जा मूल्य कम होता है। लेकिन तेल बीज जो होते हैं जिनसे हम तेल निकालते हैं, घी, मक्खन, सूखे मेवे, अनाज, इनमें कार्बोज की मात्रा और वसा की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनका ऊर्जा मूल्य अधिक होता है। घी मक्खन से ही बनता है लेकिन घी का ऊर्जा मूल्य अधिक होता है क्योंकि घी में वसा की मात्रा 100% होती है, जबकि मक्खन में वसा के साथ ही कुछ मात्रा में 20 से 25% जल भी होता है, इसलिए मक्खन का ऊर्जा मूल्य घी से कम होता है ना। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु जो प्रभावित करता है भोजन के ऊर्जा मूल्य को वो है भोज्य पदार्थों को पकाने की विधि। अगर भोज्य पदार्थ को केवल पानी में बिना कुछ मिलाए उबालकर पकाया जाता है तब उसके ऊर्जा मूल्य में वृद्धि नहीं होती, लेकिन अगर हम उसे मिश्रित विधि से कई चीजों को मिलाकर या तल देते हैं, तल दिया तो आपने उसको वसा से मिक्स कर दिया तो उसका ऊर्जा मूल्य बढ़ जाएगा। अगर सूजी का हलवा या खीर बनाते हैं तो उसका कैलोरी मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि सूजी में शक्कर और घी भी मिलाया जाता है। तो भोज्य पदार्थों को गहरी विधि से तलकर पकाने से भी ऊर्जा मूल्य में मतलब डीप फ्राइंग जिसको हम कहते हैं, तल के जो बनाते हैं आप लोग कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर, उनका ऊर्जा मूल्य बहुत अधिक हो जाता है। अब भोज्य पदार्थों के किसी भी भोज्य पदार्थ को अगर हम उसका कैलोरी मूल्य ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें देखना होगा कि उस भोज्य पदार्थ के अंदर कौन कौन से पौष्टिक तत्व है, मतलब उस भोजन का रासायनिक विश्लेषण करना पड़ेगा। वसा, प्रोटीन और कार्बोज की मात्रा को ज्ञात करने के बाद इन पौष्टिक तत्वों की मात्रा को उनके कैलोरी मूल्य से गुणा करके फिर उन सबको जोड़कर कैलोरी मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। तो उदाहरण के लिए देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए केले का वजन है 100 ग्राम, उसका रासायनिक विश्लेषण किया तो पता चला उसके अंदर 27.2 ग्राम कार्बोज है, 1.2 ग्राम प्रोटीन है या 0.3 ग्राम वसा है। ये तीनों जो उसके पौष्टिक पदार्थ हैं उनका इतनी मात्रा उस 100 ग्राम केले में उपस्थित थी। अब उसकी ऊर्जा मूल्य की गणना कैसे करेंगे हम? कार्बोज हमें पता है कि 1 ग्राम कार्बोज से हमें 4 कैलोरी मिलती है, तो यहाँ पे कार्बोज 27.2 ग्राम है तो हम उसको 4 से गुणा कर देंगे तो 108.8 किलो कैलोरी मिल गई। प्रोटीन इसके अंदर 1.2 ही है और 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 4 से गुणा करा तो 4.8 किलो कैलोरी मिली। वसा इसके अंदर 0.3 ग्राम ही है, तो इसको भी हमने, क्योंकि 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये हो गया 2.7 किलो कैलोरी के बराबर। इन तीनों को हमने जोड़ लिया तो ये हो गई हमें इससे 115.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो अब 100 ग्राम केले से हम कह सकते हैं लगभग हमें राउंड फिगर में कहें तो 115 से 116 ग्राम के करीब किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बच्चों हम लोग जब आगे प्रैक्टिकल भी करेंगे तो आप लोगों को ये किलो कैलोरी ऊर्जा जो है भोज्य पदार्थों की, ये तो आपको चार्ट में मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि पहले से विशेषज्ञों ने ये पूरा जानकारी कर रखी है। हम इन सबको जोड़कर एक दिन के अंदर व्यक्ति की कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, कितनी निर्धारित है, और हम गणना करके ये करना सीखेंगे मील प्लानिंग वाले चैप्टर में, और ये अपने प्रैक्टिकल में भी काम आएगा। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही कवर करूंगी। अगली कक्षा में हम इसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।
इस वीडियो को देखिए। अगर आप अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी मैं, आप तक सूचना पहुंच जाएगी, आपको तुरंत मिल जाएगा। राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू की जो छात्राएं हैं वो वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम, कक्षा और सेक्शन लिख दीजिए, जिससे मैं आपका अटेंडेंस मार्क कर सकूं। ओके बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।